हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव उर्वरक के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है तथा उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। फॉस्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इससे फसलों में मृदा जन्य रोग नहीं होते तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा हेतु जैव उर्वरकों को बृहद रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, जिसके अंतर्गत राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल तथा एजोला आते हैं। वहीं दूसरा, फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक, जिसके अंतर्गत बैसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस आते हैं। तीसरा है कंपोस्टिंग एक्सीलेटर, जिसके अंतर्गत सेलुलोलिटिक अर्थात ट्राइकोडर्मा, दूसरा लिग्नोलिटिक अर्थात ह्यूमिकोला आते हैं। चौथा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत स्यूडोमोनास की प्रजाति आते हैं। आगे है नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यह एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्म है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे सोयाबीन, राइजोबियम, जैपोनिकम, वहीं 3 पतिया घास, राइजोबियम ट्राइफोली और लहसुन, राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न, एनाबीना एजोली और गुन्नेरा माइक्रोफाइला नास्टोक मस्कोरम कहलाता है।
दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ व अन्य सूक्ष्मजीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। अब आइए चलते इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करें। तो इसका उत्तर है बी अर्थात एजोला और नील हरित शैवाल का प्रयोग कर। जैव उर्वरकों को बृहद रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। दूसरा, फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक। तीसरा, कंपोस्टिंग एक्सीलेटर। और चौथा, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया। अब आइए जानते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक के अंतर्गत राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरियम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला आता है। वहीं फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के अंतर्गत बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस आते हैं और कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर के अंतर्गत सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक आते हैं। साथ ही पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया के अंतर्गत स्यूडोमोनास की प्रजाति आती है। इस प्रकार नील हरित शैवाल और एजोला जैव उर्वरक है, जबकि अल्फाल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी अर्थात राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यह स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तो इसका विस्तार आप लोगों ने ऊपर के प्रश्न को व्याख्या को देखा है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो इसका उत्तर है माइकोराइजा। प्रश्नगत विकल्पों में नो स्टॉक, एनाबिना तथा एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो इसका उत्तर है दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहन फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोग करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इसका उत्तर है एजोला। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो इसका उत्तर है एजोला। अब अगला प्रश्न है, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ,
के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक हैं? कौन से? तो इसका उत्तर है एजोला। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर डी अर्थात एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी नहीं है। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा के स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। ध्यातव्य है कि एजोटोबैक्टर जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका उत्तर है धान। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फॉस्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं यथा नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट सेल्यूबिलाइजर एवं पौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधे के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर है धान को। अब अगला प्रश्न है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? किसके साथ मिलाने से? तो नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से। नील हरित शैवाल एजोला का एक सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्म है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। अब अगला प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है? तो इसका उत्तर है नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न है, एजोला है एक? तो इसका उत्तर है जलीय फर्न। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो इसका उत्तर है एजोला। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका उत्तर है साइनोबैक्टीरिया। अब अगला प्रश्न है, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी के द्वारा, अर्थात उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग के द्वारा और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा की बार बार प्रयोग, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। अब अगला प्रश्न है,
सोयाबीन में नाइट्रोजन अस्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? तो इसका उत्तर है राइजोबियम जैपोनिकम। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमा चोक से ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम है जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन अस्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम, तीन पत्तियां घास में राइजोबियम ट्राइफोली, लूसर्न में राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न में एनाबिना एजोली और गुन्नेरा मैक्रोफाइला में नोस्टोक मस्कोरम पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन अस्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो इसका उत्तर है धान का पौधा। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन अस्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है 2,4-D है एक, तो इसका उत्तर है एक खरपतवार नाशी। 2,4-D ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में फसलों में किया जाता है। ध्यातव्य है कि खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप से उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्मजीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। प्रश्नगत अन्य विकल्प सही है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।